स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज़ में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 17 जून 2026। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि बिहार में अब अगर आप बजाते हैं अश्लील गाना तो खैर नहीं, जाना पड़ सकता है जेल। दरअसल बात यह है कि बिहार में अब सार्वजनिक जगहों पर डबल मीनिंग और अश्लील गाने बजाना भारी पड़ सकता है। बिहार सरकार ने ऐसे गानों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए सभी जिलों के प्रशासन और फिर पुलिस अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दे दिए हैं। सरकार का कहना है कि इस तरह के गाने समाज में गलत संदेश फैलाते हैं और महिलाओं और फिर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। नए निर्देशों के अनुसार शादी समारोह, डीजे कार्यक्रम, जुलूस, बस, ऑटो और फिर अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यदि अश्लील या फिर आपत्तिजनक गाने बजाए जाते हैं तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस को ऐसे मामलों पर नजर रखने और शिकायत मिलने पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। बिहार पुलिस अभ्यर्थियों के लिए रेलवे की बड़ी सौगात, परीक्षा के लिए चलेंगी 31 स्पेशल ट्रेनें। दरअसल बात है कि बिहार पुलिस भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले लाखों अभ्यर्थियों के लिए रेलवे ने बड़ी राहत की घोषणा की है। परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और फिर भीड़ भाड़ की समस्या को कम करने के लिए आज 17 जून को 31 स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया है। रेलवे का कहना है कि इन विशेष ट्रेनों से अभ्यर्थियों को यात्रा में काफी सुविधा मिलेगी। इन स्पेशल ट्रेनों का संचालन बिहार के विभिन्न जिलों और फिर प्रमुख परीक्षा केंद्रों के बीच किया जाएगा। किशनगंज, अररिया, नरकटियागंज, गया, राजगीर, नवगछिया और फिर अन्य रूटों पर विशेष ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि दूर दराज के अभ्यर्थियों को परीक्षा में शामिल होने में किसी तरह की परेशानी ना हो। रेलवे ने ट्रेनों का टाइम टेबल और रूट भी जारी कर दिए हैं। मानसून कमजोर, पटना में पारा 40 के पार, सीमांचल में भारी बारिश का अलर्ट। दरअसल बात है कि बिहार में मानसून की रफ्तार फिलहाल धीमी पड़ने से गर्मी और फिर उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। जहां राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण और फिर मध्य बिहार के कई इलाकों में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का असर बना रह सकता है। वहीं पर सीमांचल के जिलों के लिए राहत की खबर है। किशनगंज, अररिया, कटिहार और फिर आसपास के इलाकों में भारी बारिश, तेज हवा और फिर गरज चमक की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए बारिश और फिर आंधी को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है तथा लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की गतिविधियों में उतार चढ़ाव बना हुआ है। एक तरफ पटना और फिर दक्षिण बिहार के लोग भीषण गर्मी से जूझ रहे हैं तो फिर दूसरी तरफ सीमांचल क्षेत्र में अच्छी बारिश के आसार बन रहे हैं। किसानों और फिर आम लोगों की नजर अब मानसून की अगली चाल पर टिकी हुई है। खान सर रोशन आनंद विवाद पर भड़के रामकृपाल यादव, बोले शिक्षा को जाति और धर्म में बांटना बिहार के लिए घातक। दरअसल बात है कि खान सर और रोशन आनंद से जुड़े विवाद पर अब राजनीतिक प्रतिक्रिया भी तेज हो गई है। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि शिक्षा को जाति और धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश बिहार के लिए बेहद घातक साबित हो सकती है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य समाज को जोड़ना है, न कि लोगों के बीच विभाजन पैदा करना। रामकृपाल यादव ने कहा कि शिक्षक और फिर शैक्षणिक संस्थान समाज को दिशा देने का काम करते हैं। ऐसे में शिक्षा के क्षेत्र को जाति या फिर धार्मिक विवादों में घसीटना उचित नहीं है। उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने और फिर मामले की निष्पक्ष जांच होने देने तक की अपील की है। साथ ही कहा कि छात्रों के भविष्य को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार शिक्षा और फिर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का एक बड़ा केंद्र बन रहा है। ऐसे में किसी भी विवाद को जाति या फिर धर्म का रंग देना राज्य की छवि और छात्रों के हित दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। रामकृपाल यादव के इस बयान के बाद खान सर रोशन आनंद विवाद को लेकर के राजनीतिक बहस और तेज होने की संभावना जताई जा रही है। खाते में आएंगे 20-20 हजार रुपए, महिला रोजगार योजना की दूसरी किस्त जुलाई में, लाखों जीविका दीदियों की बल्ले बल्ले। जी हाँ, दरअसल बात है कि बिहार की लाखों जीविका दीदियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। राज्य सरकार की महिला रोजगार योजना के तहत दूसरी किस्त की राशि जुलाई महीने में जारी की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र महिला स्वयं सहायता समूह की सदस्यों के बैंक खातों में 20-20 हजार रुपए की सहायता राशि भेजी जाएगी। सरकार का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है और फिर स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध
कराना है। जहाँ अधिकारियों के अनुसार पहली किस्त का लाभ लेने वाली बड़ी संख्या में महिलाओं को अब दूसरी किस्त का इंतजार है। यह योजना के तहत मिलने वाली राशि का उपयोग महिलाएं छोटे व्यवसाय, पशुपालन, कृषि आधारित कार्यों और फिर अन्य आय बढ़ाने वाले रोजगार शुरू करने में कर सकती हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं की आमदनी बढ़ाने और फिर आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी। जब सरकार का दावा है कि इस योजना से लाखों जीविका दीदियों को सीधा फायदा मिल रहा है। जुलाई में दूसरी किस्त जारी होने के बाद बड़ी संख्या में महिला समूह को आर्थिक मजबूती मिलेगी और ऐसे में बिहार की ग्रामीण महिलाओं के लिए ये योजना रोजगार और फिर आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। कौन है विपिन सर? 12वीं पास शिक्षक से करोड़ों के मालिक बनने तक का सफर, खान सर विवाद के बीच फिर चर्चा में नाम। दरअसल बात है कि खान सर और रोशन आनंद विवाद के बीच एक और नाम तेजी से चर्चा में आ गया है, विपिन सर। जब बिहार के प्रतियोगी परीक्षा छात्रों के बीच लोकप्रिय विपिन सर अपनी अलग शिक्षण शैली और फिर मोटिवेशनल क्लासों के लिए जाने जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने केवल 12वीं तक की पढ़ाई की है, लेकिन अपने पढ़ाने के तरीके और फिर कोचिंग संस्थान के दम पर शिक्षा जगत में बड़ी पहचान बनाई है। हाल के दिनों में खान सर और फिर रोशन आनंद विवाद पर उनकी प्रतिक्रियाओं की काफी चर्चा हो रही है। जब विपिन सर ने छोटे स्तर से शुरुआत की थी, लेकिन समय के साथ उनका कोचिंग नेटवर्क और फिर छात्र संख्या लगातार बढ़ता ही गया। और आज उन्हें बिहार के चर्चित शिक्षकों में गिना जाता है और फिर उनके संस्थान से बड़ी संख्या में छात्र विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। यही वजह है कि उनकी सफलता की कहानी अक्सर सोशल मीडिया और फिर छात्रों के बीच चर्चा का विषय बनी रहती है। खान सर और रोशन आनंद विवाद के बीच जब कई शिक्षक और राजनीतिक हस्तियां अपनी राय दे रहे थे, तब विपिन सर का नाम भी सुर्खियों में आ गया है। गली गुची में भी बनेगा अपार्टमेंट, बिहार सरकार की ये कैसी पॉलिसी? दरअसल बात है कि बिहार सरकार जल्द ही ऐसी नई बिल्डिंग पॉलिसी लागू करने जा रही है, जिसके तहत अब संकरी गलियों और तंग इलाकों में भी अपार्टमेंट बनाने की अनुमति मिल सकती है। यह नई व्यवस्था में कुछ शर्तों और फिर अतिरिक्त शुल्क के साथ अधिक मंजिलों वाले भवनों के निर्माण का रास्ता खोला जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे तेजी से बढ़ते शहरीकरण के बीच जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा और लोगों को आवास के अधिक विकल्प मिलेंगे। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर के बहस भी शुरू हो गई है। यह शहरी नियोजन से जुड़े विशेषज्ञों का कहना है कि अगर संकरी गलियों में बड़े अपार्टमेंट बनने लगे तो फिर ट्रैफिक, पार्किंग, अग्निशमन सेवाओं और फिर अन्य बुनियादी सुविधाओं पर अतिरिक्त दबाव पड़ सकता है। वहीं पर समर्थकों का तर्क है कि बढ़ती आबादी और फिर सीमित जमीन को देखते हुए ऊंची इमारतें इस समय की जरूरत है, बशर्ते सुरक्षा और निर्माण मानकों का सख्ती से पालन किया जाए। अब ये नीति बिहार के शहरों के लिए राहत साबित होगी या नई समस्याएं खड़ी हो करेगी, ये इसके क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। यदि सरकार सुरक्षा, पार्किंग, सड़क चौड़ीकरण और आधारभूत सुविधाओं का ध्यान रखती है तो फिर लोगों को फायदा मिल सकता है, लेकिन नियमों में ढिलाई हुई तो फिर संकरी गलियों में बढ़ती आबादी और फिर अव्यवस्थित निर्माण भविष्य में बड़ी चुनौती बन सकता है। पिता चलाते हैं ठेला, बेटी पहनेगी बिहार पुलिस की वर्दी, जमुई की रजनी के संघर्ष को सलाम। दरअसल बात है कि बिहार के जमुई से एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सामने आई है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया है। आर्थिक तंगी और फिर संघर्षों के बीच ठेला चला करके परिवार का पालन पोषण करने वाले दशरथ पासवान की बेटी रजनी कुमारी ने बिहार पुलिस में चयन हासिल करके अपने परिवार और फिर जिले का नाम रोशन कर दिया है। रजनी की इस सफलता के पीछे वर्षों की मेहनत, लगन और फिर परिवार के त्याग की कहानी छिपी है। रजनी ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी अपनी पढ़ाई और तैयारी जारी रखी। कई बार आर्थिक परेशानियों का सामना आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके पिता ने ठेला चला करके बेटी के सपने को जिंदा रखा और रजनी ने भी दिन रात मेहनत करके बिहार पुलिस की वर्दी पहनने का सपना पूरा कर दिखाया। आज उनकी सफलता पूरे इलाके के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। रजनी की कहानी ये साबित करती है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो फिर मंजिल जरूर मिलती है। जमुई की इस बेटी की उपलब्धि न सिर्फ उसके परिवार के लिए गर्व का क्षण है, बल्कि उन हजारों युवाओं के लिए भी एक संदेश है जो अभाव के बीच अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। खान सर बनाम रोशन आनंद विवाद पर तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले अब गिरफ्तारी जरूरी है खान की। जी हाँ, खान सर और रोशन आनंद विवाद में अब राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने इस मामले को लेकर के बड़ा बयान देते हुए कहा कि मामले की गहन जांच होनी चाहिए और फिर यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए। उन्होंने रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की जान जाने को लेकर के गंभीर सवाल उठाए हैं और निष्पक्ष जांच की मांग की है। तेज प्रताप यादव ने आरोप लगाया है कि इस पूरे मामले में कई पहलुओं की जाँच अभी बाकी है और सच्चाई सामने आनी चाहिए। उन्होंने सरकार और फिर जाँच एजेंसियों से अपील की है कि किसी भी दबाव में आए बिना मामले की जाँच की जाए
जाए। साथ ही उन्होंने रोशन आनंद को मानवीय आधार पर राहत देने की भी मांग उठाई है। वहीं पर खान सर और रोशन आनंद विवाद लगातार नया मोड़ लेता जा रहा है। इस मामले में कई राजनीतिक नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ चुकी हैं और सीबीआई जांच की मांग भी उठ रही है। अब लोगों की नज़र जांच एजेंसियों की कार्रवाई और फिर आने वाले दिनों में होने वाले बड़े फैसले पर टिकी हुई है। ओवैसी की नई चाल से बड़ी सियासी हलचल। दरअसल बात है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से तीसरे मोर्चे की चर्चाएं तेज हो गई है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी लगातार यूपी में अपनी सक्रियता बढ़ा रहे हैं और दलित मुस्लिम समीकरण को साधने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि ओवैसी छोटे दलों और फिर सामाजिक समूह को साथ लाने में सफल होते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में नया राजनीतिक समीकरण बन सकता है। इस बीच अखिलेश यादव ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उनकी राजनीति से भाजपा को फायदा मिलता है और फिर विपक्ष वोटों का बंटवारा होता है। वहीं पर ओवैसी यूपी में चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और लगातार अपनी पार्टी का आधार बनाने में जुटे हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या यूपी में वास्तव में कोई मजबूत तीसरा मोर्चा खड़ा हो पाएगा या केवल चुनावी रणनीति का हिस्सा है। फिलहाल ओवैसी की बढ़ती सक्रियता ने समाजवादी पार्टी और फिर भाजपा दोनों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। आने वाले महीनों में गठबंधन और फिर सीट बंटवारे को लेकर के होने वाले फैसले ही तय करेंगे कि यूपी की राजनीति में तीसरे मोर्चे की भूमिका कितनी बड़ी रहने वाली है। बिहार का अनोखा गांव, यहां कोई नहीं खाता मांस मछली, नई दुल्हनें भी निभाती है सदियों पुरानी परंपरा। दरअसल बात है कि यह गांव बिहार के सहरसा जिला में है। यह बिहार के सहरसा जिला का नौला रसलपुर गांव अपनी अनोखी परंपरा के लिए पूरे इलाके में जाना जाता है, प्रसिद्ध है, मशहूर है। इस गांव को वैष्णव गांव के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के लोग सदियों से मांस मछली और फिर शराब का सेवन नहीं करते हैं। गाँव के करीब 250 परिवार पूरी तरह शाकाहारी जीवन शैली का पालन करते हैं और इसे अपनी धार्मिक आस्था तथा परंपरा का हिस्सा मानते हैं। सबसे खास बात यह है कि जब किसी घर में नई बहू आती है तो फिर उसे भी गांव की इस परंपरा का पालन करना पड़ता है, चाहे वह किसी भी क्षेत्र या फिर परिवार से आई हो। शादी के बाद गांव की परंपरा के अनुसार शाकाहारी जीवन अपनाती है। ग्रामीणों का मानना है कि इस नियम का पालन करने से गाँव में सुख शांति बनी रहती है और सामाजिक एकता मजबूत होती है। वहीं पर ग्रामीण बताते हैं कि वर्षों से चली आ रही इस परंपरा को आज भी पूरी निष्ठा के साथ निभाया जाता है। गाँव में न केवल मांस मछली बल्कि शराब के सेवन पर भी सामाजिक रूप से रोक है। आधुनिक दौर में जहां खान पान की आदतें तेजी से बदल रही है, वहीं पर सहरसा का ये गांव अपनी अनूठी पहचान और फिर सांस्कृतिक विरासत को संजोए हुए हैं, जो लोगों की बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शिक्षकों के तबादले पर सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, हमने तय कर दिया। दरअसल बात है कि बिहार के लाखों शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर के स्पष्ट नीति तैयार कर दी है। महिला शिक्षकों को उनके घर या फिर गृह पंचायत के आसपास की पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके घर के नजदीकी प्रखंडों में पोस्टिंग देने की व्यवस्था की जा रही है। सरकार का उद्देश्य शिक्षकों की परेशानियों को कम करना और उन्हें बेहतर माहौल में पढ़ाने का अवसर देना है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया है कि सरकार शिक्षकों को सुविधाएं देने के लिए तैयार है, लेकिन पढ़ाई के मामले में किसी तरीके का बहाना नहीं चलेगा। उन्होंने कहा है कि ट्रांसफर जहां पर कराना है करा लीजिए, लेकिन पढ़ाना तो पड़ेगा ही। उनका कहना है कि बच्चों की शिक्षा से कोई भी समझौता नहीं होगा और सभी शिक्षकों को पूरी जिम्मेदारी के साथ स्कूलों में पढ़ाना पड़ेगा। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि राज्य की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार किए जा रहे हैं और फिर स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया गया है। अब सरकार का फोकस शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने पर है ताकि सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। मुख्यमंत्री के इस बयान को शिक्षकों के लिए राहत और फिर जिम्मेदारी दोनों के रूप में देखा जा रहा है। बिहार में 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर चलेंगे, क्या निजी हाथों में जाएगी स्वास्थ्य व्यवस्था? दरअसल बात है कि बिहार में स्वास्थ्य और फिर मेडिकल शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जब राज्य सरकार ने 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि पीपीपी मॉडल के तहत विकसित और फिर संचालित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है, जहाँ इनमें 17 नए ग्रीनफील्ड मेडिकल कॉलेज और 16 मौजूदा या फिर निर्माणाधीन संस्थान शामिल हैं। सरकार का दावा है कि इस पहल से मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बढ़ेगी और राज्य में डॉक्टरों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। जहाँ सरकार के अनुसार निजी क्षेत्रों की विशेषता और फिर निवेश से मेडिकल कॉलेजों का निर्माण और फिर संचालन तेज होगा। ग्रीनफील्ड परियोजनाओं के लिए निजी कंपनियों को लंबे अवधि के लीज पर जमीन दी जाएगी, जबकि कुछ मौजूदा संस्थानों का संचालन निर्धारित अवधि के लिए निजी भागीदारों को सौंपा जा सकता है। जेल या बेल, खान सर से जुड़े मामले में 20 जून को आएगा बड़ा फैसला,
कोर्ट ने बिहार पुलिस से मांगी केस डायरी। दरअसल बात है कि बिहार के चर्चित कोचिंग सेंटर फायरिंग और फिर हिंसा मामले में मशहूर शिक्षक खान सर यानी कि फैसल खान की मुश्किलें अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है। उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए 20 जून की तारीख तय की है। फिलहाल कोर्ट ने खान सर को अंतरिम राहत दी है, लेकिन अंतिम फैसला 20 जून को आने वाली की संभावना है। सुनवाई के दौरान अदालत ने बिहार पुलिस से केस डायरी, जांच से जुड़े दस्तावेज और खान सर के आपराधिक रिकॉर्ड से संबंधित जानकारी पेश करने को कहा है। यह मामला जून महीने में उनके कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा, तोड़फोड़ और फिर कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। वहीं पर पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल किया गया था, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। अब सभी की नज़र 20 जून की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय हो सकता है कि खान सर को अस्थायी राहत मिलेगी या फिर जांच के दायरे में उनकी कानूनी चुनौतियां बढ़ेगी। इस हाई प्रोफाइल मामले को लेकर के छात्रों, समर्थकों और फिर विरोधियों के बीच लगातार चर्चा जारी है और कोर्ट के अगले फैसले का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। पहले पीएम मोदी को बदनाम करते थे और अब राहुल गांधी पर क्यों भड़के गिरिराज सिंह। दरअसल बात है कि बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। राहुल गांधी के हालिया बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कोशिश करते थे और अब देश के संस्थानों पर सवाल उठाना जनता को गुमराह कर रहे हैं। जब उन्होंने राहुल गांधी के आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जनता बार बार उन्हें जवाब दे चुकी है। गिरिराज सिंह ने दावा किया है कि राहुल गांधी लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे देश और लोकतांत्रिक संस्थानों की छवि को नुकसान पहुंचता है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहा है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की राजनीतिक रणनीति और फिर बयानों पर भी सवाल खड़े किए हैं। राहुल गांधी और बीजेपी नेताओं के बीच बयानबाजी का ये दौर लगातार जारी है। एक तरफ राहुल गांधी केंद्र सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर के हमलावर हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी नेता उनके बयानों को राजनीतिक हताशा बता रहे हैं। ऐसे में दोनों दलों के बीच जुबानी जंग और तेज होती हुई नजर आ रही है। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, परीक्षा के दिन छात्रों को मिलेगी मुफ्त बस सेवा। नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले छात्रों के लिए बिहार सरकार ने बड़ी राहत देने की घोषणा की है। 21 जून को होने वाली परीक्षा के दिन बिहार की सभी सरकारी बसों में परीक्षार्थियों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाएगी। सरकार का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य छात्रों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में होने वाली परेशानियों को कम करना और आर्थिक बोझ घटाना है। जब सरकार ने जिला प्रशासन को भी निर्देश दिया है कि बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और फिर अन्य प्रमुख स्टेशनों पर छात्रों और फिर उनके अभिभावकों के लिए पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। यह कदम खास करके दूर दराज के जिलों में परीक्षा देने आए छात्रों के लिए काफी मददगार माना जा रहा है। बिहार सरकार के इस फैसलों का छात्रों और फिर अभिभावकों ने स्वागत किया है। माना जा रहा है कि मुफ्त बस सेवा से हजारों परीक्षार्थियों को सीधा लाभ मिलेगा और वे बिना किसी अतिरिक्त खर्च के समय पर अपने परीक्षा केंद्र तक पहुंच सकेंगे। बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार को लिखी चिट्ठी, कहा पहले लालू के लिए व्यवस्था हो तब खाली करेंगे बंगला। दरअसल बात है कि बिहार की राजनीति में इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी की एक चिट्ठी चर्चा का विषय बनी हुई है। जब सरकारी आवास खाली करने के नोटिस के बीच राबड़ी देवी ने राज्य सरकार को पत्र लिख करके कहा कि पहले नए आवास में लालू प्रसाद यादव की स्वास्थ्य जरूरतों के मुताबिक व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही वे मौजूदा बंगला खाली कर पाएंगे। उन्होंने लालू प्रसाद यादव की खराब सेहत और फिर विशेष चिकित्सा जरूरतों का हवाला दिया है। यह चिट्ठी में राबड़ी देवी ने मांग की है कि नए आवंटित आवास में लालू यादव के लिए विशेष कमरा और फिर जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। जब उनका कहना है कि मौजूदा आवास में लालू प्रसाद यादव के इलाज और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए खास व्यवस्था की गई है, जिसे तुरंत दूसरे स्थान पर हस्तांतरित करना आसान नहीं है। वहीं पर इस मुद्दे को लेकर के बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। एक तरफ सरकार नियमों के साथ आवास खाली कराने की प्रक्रिया की बात कर रही है, तो वहीं पर दूसरी तरफ राजद की ओर से लालू प्रसाद यादव की सेहत को प्राथमिकता देने की मांग उठाई जा रही है। अब सबकी नज़र इस बात पर है कि सरकार की इस चिट्ठी पर क्या फैसला लेता है। SRO और स्पेस टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ेंगे बिहार के छात्र, पटना में बनेगा राज्य का पहला स्पेस क्लब। दरअसल बात है कि बिहार के छात्रों के लिए विज्ञान और फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र से जुड़ने का बड़ा अवसर सामने आया है। पटना स्थित आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय में राज्य का पहला आर्यभट्ट स्पेस क्लब स्थापित किया जाएगा। इस क्लब के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतरिक्ष
विज्ञान, खगोल विज्ञान, सैटेलाइट तकनीक और फिर आधुनिक स्पेस रिसर्च की जानकारी दी जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक सोच और फिर नवाचार की भावना को बढ़ावा देना है। स्पेस क्लब के जरिए छात्रों को विशेषज्ञों की व्याख्यान, वर्कशॉप, प्रशिक्षण कार्यक्रम और फिर इंटरेक्टिव सेशन में भाग लेने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही इसरो और फिर देश के अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़ी नई तकनीकों और फिर रिसर्च गतिविधियों के बारे में भी सीख सकेंगे। विश्वविद्यालयों का दावा है कि ये क्लब छात्रों को राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्पेस गतिविधियों से जोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिहार के कैमूर रोहतास के बीच बनेगा नया एयरपोर्ट। मुंडेश्वरी धाम में जल्द शुरू होगा रोपवे। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। दरअसल बात है कि बिहार के कैमूर जिला के प्रसिद्ध मुंडेश्वरी धाम से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने क्षेत्र के विकास को लेकर के कई बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही कैमूर और फिर रोहतास के बीच नया एयरपोर्ट बनाया जाएगा, जिसके लिए अधिकारियों को जमीन चिन्हित करने का निर्देश दे दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि इस परियोजना से क्षेत्र में पर्यटन और फिर कनेक्टिविटी को नई पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि लंबे समय से लंबित मुंडेश्वरी धाम रोपवे परियोजना का निर्माण कार्य बारिश के बाद शुरू किया जाएगा। इसके अलावा मुंडेश्वरी धाम को 4 लेन सड़क से जोड़ने, धार्मिक स्थलों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू करने और पूरे क्षेत्र को टूरिस्ट हब के रूप में विकसित करने की योजना पर भी काम किया जा रहा है। खान सर रोशन आनंद विवाद, सीबीआई जांच की मांग पर क्या बोले चिराग पासवान, दिया बड़ा बयान। दरअसल बात है कि खान सर और फिर रोशन आनंद से जुड़े विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है। इस मामले में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा सीबीआई जांच की मांग किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सामने आई है। चिराग पासवान ने कहा कि मामले की जाँच हो रही है और फिर जाँच होनी भी चाहिए। उन्होंने कहा कि सच सामने आना चाहिए और पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जाँच जरूरी है। कोचिंग माफिया से जुड़े सवाल पर चिराग पासवान ने कहा कि वे शिक्षकों के साथ माफिया जैसा शब्द जोड़ना नहीं चाहते, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां जरूर हुई है जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। उन्होंने कहा कि ये बच्चों के भविष्य से जुड़ा मामला है, इसलिए जांच के बाद सच्चाई सामने आना चाहिए और उचित समाधान निकलना चाहिए। वहीं पर इस पूरे विवाद और फिर प्रिंस यादव की मौत मामले को लेकर की राजनीतिक बयानबाजी लगातार तेज हो रही है। तेजस्वी यादव ने सीबीआई जांच की मांग उठाई, जबकि सरकार का कहना है कि मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई होगी। लालू यादव ने रखा था पत्थर, मोदी सरकार देगी रफ्तार, 1852 करोड़ से बने बिहार में बनेगी नई रेल लाइन। दरअसल बात है कि सीमांचल के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। करीब 17 से 18 साल से लंबित जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। इस परियोजना की आधारशिला तत्काल रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के कार्यकाल में रखी गई थी, लेकिन वर्षों तक यह योजना आगे नहीं बढ़ सकी। अब नई डीपीआर तैयार होने के बाद परियोजना की लागत बढ़कर के 1852 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है और इसके निर्माण की प्रक्रिया भी तेज होने की उम्मीद है। प्रस्तावित रेल लाइन की कुल लंबाई 51.632 किलोमीटर होगी। ये रेल मार्ग पूर्णिया के जलालगढ़ जंक्शन से शुरू होकर के अमोर, बैसा, रौटा, खाताहाट, महिनगांव और कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों से गुजरते हुए किशनगंज तक पहुंचेगा। नई डीपीआर में परियोजना की लंबाई पहले की तुलना में बड़ी है, जिससे रूट में कुछ बदलाव की भी चर्चा हो रही है। इस रेल लाइन से सीमांचल क्षेत्र की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लाखों लोगों को सीधा फायदा मिलने की उम्मीद है। अपराधी बिहार छोड़ दें, इसी में उनकी भलाई है। सीएम सम्राट चौधरी की सख्त चेतावनी, बोले नहीं गए तो फिर पुलिस छोड़ेगी नहीं। दरअसल बात है कि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपराधियों को खुली चेतावनी दी है। एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि अपराधियों के लिए सबसे अच्छा ये है कि वे बिहार छोड़ दें। अगर वे अपराध करना नहीं छोड़ते हैं तो फिर बिहार पुलिस उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार ने पुलिस को पूरी तरह से छूट दी है और जो भी व्यक्ति कानून हाथ मिलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा किया है कि अपराधियों में अब बिहार पुलिस का डर साफ दिखाई दे रहा है और राज्य में सुशासन कायम रखने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के इस बयान के बाद बिहार की राजनीति भी गर्म हो गई है। एक तरफ सरकार इसे अपराध नियंत्रण की मजबूत रणनीति बता रहे हैं, वहीं पर विपक्ष इस मुद्दे पर सवाल उठा रहा है। हालांकि सम्राट चौधरी का संदेश साफ है कि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई भी जगह नहीं है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई हर हाल में जारी रहेगी। बिना दहेज होती है शादी, न बैंड बाजा का दिखावा,
बिहार के 150 गांव निभा रहे हैं अनोखी परंपरा। दरअसल बात यह है कि बिहार के पूर्णिया जिला में करीब 150 गांव ऐसे हैं जहां पर आज भी बिना दहेज शादी की परंपरा निभाई जाती है। इन गांव के लोगों ने सामाजिक सहमति से दहेज प्रथा को पूरी तरह से नकार दिया है। ये शादी विवाह में फिजूल खर्ची, दिखावा और फिर अनावश्यक खर्च से बचने पर जोर दिया जाता है, जिससे गरीब और फिर मध्यम वर्ग के परिवारों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता है। इन गाँव में विवाह समारोह बेहद सादगी से आयोजित किए जाते हैं। न तो दहेज की मांग की जाती है और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा दिखाने के लिए लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। ग्रामीणों का मानना है कि शादी दो परिवारों का पवित्र बंधन है, इसे लेन देन और फिर दिखावे का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यही वजह है कि वर्षों से ये परंपरा लगातार चली आ रही है। आज जब देश के कई हिस्सों में दहेज और फिर शादी में बढ़ते खर्च को लेकर के चिंता जताई जा रही है, तब बिहार के ये गांव समाज के लिए एक मिसाल बनकर के सामने आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस पहल से न सिर्फ सामाजिक समानता को बढ़ावा मिला है, बल्कि कई परिवार कर्ज के बोझ से भी बच गए हैं। ये अनोखी परंपरा अब दूसरे इलाकों के लिए भी प्रेरणा बन रही है। दोस्तों, किशनगंज जिले के दिगलबैंक थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। पहली नज़र में ये एक सड़क दुर्घटना दिखाई दे रही है, लेकिन मृतक के परिजन इसे हादसा नहीं बल्कि हत्या बता रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये महज बाइक दुर्घटना थी या फिर इसके पीछे कोई साजिश छिपी हुई है। यह मामला इंडो नेपाल सड़क पर स्थित धनतोला हाट के पास का है, जहाँ पर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया है। मृतक की पहचान कामत बिहार टोला निवासी सुंदर हांसदा के रूप में हुई है। वहीं पर घायल युवक का नाम रमेश हांसदा बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार सुंदर हांसदा और फिर रमेश हांसदा कजला गांव में आयोजित एक शांति भोज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद दोनों बाइक से अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान धनटोला हाट के पास उनकी बाइक सड़क किनारे एक निर्माणाधीन मकान की नींव से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों सड़क पर गिर पड़े। बताया जा रहा है कि सुंदर के सिर में गंभीर चोट लगी है और फिर अधिक खून बहने के कारण उनकी मौके पर ही जान चली गई, जबकि रमेश घायल हो गया है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। मृतक के परिवार वालों का दावा है कि ये कोई साधारण सड़क हादसा नहीं है। मृतक की मां रानी मुर्मू और फिर अन्य परिजनों का आरोप है कि कजला गांव से लौटते समय कुछ अज्ञात लोग दोनों युवकों का पीछा कर रहे थे। उनका कहना है कि मुलाबाड़ी हाटी दुब्बा के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोका, हमला किया और सुंदर की हत्या कर दी। साथ ही रमेश के साथ भी मारपीट की गई। परिजनों का दावा है कि घायल रमेश किसी तरह जान बचा करके खेतों के रास्ते भागा और घर पहुंचकर ये पूरी घटना की जानकारी दी। हालांकि पुलिस को अब तक इस संबंध में कोई भी लिखित शिकायत नहीं दी गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद दिगलबैंक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और सबको कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस ने बाइक और फिर घटनास्थल से मिले अन्य साक्ष्यों को भी जाँच के दायरे में लिया गया है। वहीं पर पुलिस का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला सड़क दुर्घटना का प्रतीत हो रहा है, लेकिन परिजनों के आरोपों को गंभीरता से लिया जा रहा है। इसलिए दुर्घटना और हत्या दोनों पहलों से जांच की जा रही है। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य और घायल युवक के बयान के आधार पर ही साफ हो पाएगा कि सुंदर हांसदा की मौत एक हादसा थी या फिर किसी साजिश का नतीजा। फिलहाल पूरे कामत बिहार टोली गाँव में शोक और फिर आक्रोश का माहौल है। ग्रामीण निष्पक्ष जाँच और फिर सच्चाई सामने लाने की मांग कर रहे हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस जांच पर टिकी है, जो इस रहस्यमय मौत के पीछे की असली कहानी सामने ला सकती है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो अब आप मात्र 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर का शेयर कर सकते हैं। 2100 रुपये में हेलीकॉप्टर से घूम सकते हैं। जी हाँ, बिहार में ऐसी व्यवस्था लागू करने जा रही है जो आप मात्र 6000 और 2100 रुपये में घूम सकते हैं। जी हाँ, बिहार सरकार पर्यटकों को मात्र 6000 रुपये में हेलीकॉप्टर से 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराएगी, जिसमें राजगीर और वाल्मीकि नगर शामिल है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए इसी तरह खबरें देखने के लिए। दरअसल बात यह है कि बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार एक बड़ी पहल करने जा रही है। उप मुख्यमंत्री सह पर्यटन मंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को घोषणा की है कि पर्यटकों को मात्र 6000 रुपये में हेलीकॉप्टर के जरिए बिहार के 5 प्रमुख पर्यटन स्थलों का भ्रमण कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सरकार अनुदान यानी कि सब्सिडी देकर के पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से राजगीर, मुंडेश्वरी मंदिर, उसके बाद तुतला भवानी मंदिर, संबंधित क्षेत्र के जल प्रपातों और फिर वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व एरिया की सुंदरता दिखाएगी। इसके लिए बकायदा बजटीय अनुदान का प्रावधान भी किया है। जब सम्राट चौधरी पटना के मीठापुर स्थित मत्स्य विभाग भवन में राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड यानी कि
DB हैदराबाद के क्षेत्रीय कार्यपालक के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने और बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आगामी 15 जुलाई से पटना वासियों को मात्र 2100 रुपए में हेलीकॉप्टर से पटना शहर का हवाई भ्रमण कराया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने केंद्रीय पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह के साथ क्षेत्रीय कार्यालय का निरीक्षण किया और वहां पर लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मैं बिहार की जनता की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विशेष तौर पर बधाई और फिर धन्यवाद देता हूं कि आज मुझे केंद्र सरकार की तीन योजनाओं का अलग अलग जगहों पर शिलान्यास एवं उद्घाटन करने का मौका मिला। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार के पर्यटकों के लिए ये अच्छी खुशखबरी है कि अब बिहार के पर्यटक या फिर कहीं के भी पर्यटक हो, उसको बहुत ही कम पैसे में हेलीकॉप्टर का सेवा मिलेगा, हेलीकॉप्टर से घूमने का मौका मिलेगा। जी हाँ, आपको बता दूं कि हेलीकॉप्टर में घूमना काफ़ी महंगा होता है। आपको मात्र 2100 रुपये में और 6000 रुपये में जो घूमने का मौका दिया जा रहा है, उतने में ही नहीं बल्कि उससे ज़्यादा पैसे लगते हैं। उससे ज़्यादा पैसे बिहार सरकार देगी, आपको मात्र 21 रुपये देना होगा। या फिर अगर आप 5 जगहों को घूमना चाहेंगे तो अब आपको मात्र सिर्फ 6000 रुपये देना होगा। तो आपके लिए अच्छी खुशखबरी है। हालांकि इसको कब से लागू किया जाएगा और कैसे इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कैसे घूम सकते हैं, ये भी डिटेल आना बाकी है। जब डिटेल आएगी तो फिर हम आपको बता देंगे। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। 18 साल पुरानी रेल परियोजना में बदलाव की चर्चा हो रही है। जी हां, रेल लाइन कानकी तक पहुंच सकती है। दरअसल बात यह है कि किशनगंज और पूरे सीमांचल के लिए एक बार फिर उम्मीद की खबर सामने आई है। वर्षों से इंतजार कर रही जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन परियोजना अब नए कारणों से चर्चा में है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे नक्शे और फिर हाल में सामने आए दस्तावेजों ने यह संकेत दिया है कि इस रेल परियोजना के रूट में बदलाव हो सकता है। हालांकि रेलवे की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो गई है। ये परियोजना सीमांचल के लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इससे किशनगंज, पूर्णिया और आसपास के ग्रामीण इलाकों की रेल कनेक्टिविटी में बड़ा सुधार आने की उम्मीद है। खास करके किशनगंज के पश्चिमी और फिर दक्षिण पश्चिमी हिस्सों में रहने वाले लोगों को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। आपको बता दूं कि जलालगढ़ किशनगंज नई रेल लाइन को साल 2008-9 में मंजूरी मिली थी। उस समय इस परियोजना की लंबाई 50 किलोमीटर तय की गई थी, लेकिन अब सामने आई नई DPR के अनुसार इसकी लंबाई बढ़कर के 51.632 किलोमीटर हो गई है। यानी कि लगभग 18 साल बाद परियोजना के स्वरूप में बदलाव देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही परियोजना की लागत भी काफ़ी बढ़ गई है। जो शुरुआती अनुमान की तुलना में अब इस रेल लाइन को बनाने में करीब 1852 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया जा रहा है। रेलवे विशेषज्ञों का कहना है कि लंबे समय तक परियोजना लंबित रहने, भूमि की कीमत बढ़ने और तकनीकी कारणों के कारण लागत में वृद्धि होना स्वाभाविक है। सबसे ज्यादा चर्चा कानकी क्षेत्र को लेकर की हो रही है। वायरल नक्शे में प्रस्तावित रेल लाइन कानकी के आसपास से गुजरता दिखाई दे रहा है। यदि भविष्य में यही अलाइनमेंट अंतिम रूप लेता है तो कानकी और फिर उसके आसपास के इलाकों को पहली बार सीधा रेल संपर्क मिल सकता है। इस परियोजना का सबसे बड़ा असर स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। जब किसानों को अपने उत्पाद बड़े बाजार तक पहुंचाने में आसानी होगी, व्यापारियों को माल ढुलाई का बेहतर विकल्प मिलेगा और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ सकते हैं। साथ ही सीमांचल के कई गाँव जो कि आज भी परिवहन की बेहतर सुविधा से वंचित है, सीधे रेल नेटवर्क से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, कोचाधामन ब्लॉक में आधार केंद्र पर अवैध वसूली का बड़ा आरोप लगा है। यहाँ पर गरीब महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। किशनगंज जिले के कोचाधामन प्रखंड मुख्यालय स्थित आधार कार्ड सेंटर से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वीडियो में कुछ महिलाएं दावा कर रही है कि आधार कार्ड में सुधार और फिर अन्य सेवाओं के नाम पर उनसे निर्धारित शुल्क से अधिक पैसे लिए जा रहे हैं। यदि ये आरोप सही साबित होते हैं तो फिर ये सीधे तौर पर गरीब और फिर जरूरतमंद लोगों के साथ अन्याय का मामला माना जाएगा। वीडियो में दिखाई दे रही महिलाओं का कहना है कि आधार कार्ड में नाम, पता, मोबाइल नंबर या फिर अन्य जानकारी सुधारने के लिए उनसे 200 रुपये तक लिए जा रहे हैं। महिलाओं का आरोप है कि अगर कोई व्यक्ति पूरी राशि देने में असमर्थ होता है तो फिर उसका काम नहीं किया जाता है या फिर उसे बार बार चक्कर लगाने के लिए मजबूर किया जाता है। सबसे चिंता की बात यह है कि ये आरोप आम लोगों की तरफ से नहीं बल्कि उन गरीब महिलाओं की तरफ से सामने आए हैं जो खुद कैमरे पर ये कहते हुए नजर आ रही है कि उनसे 200 रुपये लिए गए हैं। जब महिलाओं का कहना है कि ये मजबूरी में
पैसे दे देती हैं क्या, क्योंकि आधार कार्ड उनके लिए बेहद ज़रूरी दस्तावेज है। जब सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर के बैंक खाते, राशन कार्ड और फिर अन्य सुविधाओं तक हर जगह आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि सरकारी परिसर के अंदर ही इस तरह की वसूली हो रही है तो फिर ये बेहद ही गंभीर मामला है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए और यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हालांकि इस मामले में अभी तक आधार केंद्र संचालक या फिर संबंधित विभाग की ओर से कोई आधिकारिक प्रक्रिया सामने नहीं आई है, इसीलिए इन आरोपों की स्वतंत्र जांच होना बेहद जरूरी है। जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि वास्तव में अतिरिक्त राशि ली जा रही थी या फिर नहीं। फिलहाल ये वीडियो क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आम लोगों का कहना है कि सरकार की योजनाएं गरीबों को राहत देने के लिए बनाई जाती है, लेकिन यदि उन योजनाओं का लाभ लेने के लिए ही अतिरिक्त पैसे देने पड़े तो सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और फिर जरूरतमंद लोगों को ही उठाना पड़ता है। अब सबकी नज़र जिला प्रशासन पर टिकी हुई है। लोग उम्मीद कर रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में किसी गरीब व्यक्ति को अपने ही अधिकार के लिए अतिरिक्त पैसे ना चुकाने पड़े। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज जिले में एक महिला की फंदे से लटका हुआ शव मिला है। परिवार वाले पति पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। मामला किशनगंज जिले के पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र से सामने आया है। किशनगंज जिले में एक बार फिर से महिला सुरक्षा और घरेलू हिंसा का गंभीर मामला सामने आया है। पहाड़कट्टा थाना क्षेत्र के अलीनगर धरदिया गाँव में 23 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में जान चली गई। घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। हम आपको इस पूरी खबर के बारे में बताएंगे विस्तार से, डिटेल से। उससे पहले आप हमारे इस पेज को फॉलो कर लीजिए। दरअसल बात है कि मृतका की पहचान भारती देवी के रूप में हुई है। मंगलवार सुबह उसका शव घर के कमरे में लटका हुआ मिला। जब घटना की खबर फैलते ही गांव में लोगों की भीड़ जुट गई और माहौल गमगीन हो गया। लेकिन इस मामले ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मृतका के पिता ने अपनी बेटी की हत्या का आरोप सीधे उसके पति भरत हरिजन पर लगा दिया। परिवार वालों का कहना है कि भारती को शादी के बाद से लगातार प्रताड़ित किया जाता था और उसके साथ मारपीट की घटनाएं भी होती थी। मृतका के पिता वीरेश्वर राय ने आरोप लगाया है कि उनकी बेटी को लंबे समय से शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था। उन्होंने बताया है कि भारती ने पहले भी अपनी परेशानी को लेकर के किशनगंज महिला थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां उस समय पुलिस और दोनों परिवारों की मौजूदगी में समझौता हुआ था, जिसके बाद वह दोबारा अपने ससुराल लौट गई थी। परिवार वालों का आरोप है कि पति ने पहले उसकी पिटाई कर दी, उसके बाद हत्या की और बाद में मामले को आत्महत्या दिखाने के लिए उसको लटका दिया गया। हालांकि इन आरोपों की अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और सबको अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए किशनगंज सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने घटनास्थल की प्रारंभिक जांच भी की है और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब यानी कि FSL टीम को भी बुलाया गया है। वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने के बाद ही मौत की असली वजह सामने आ सकेगी। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फिर फॉरेंसिक जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने आरोपी पति और फिर ससुराल पक्ष के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। वही गांव में भी इस घटना को लेकर के तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। कुल मिलाकर के किशनगंज की ये घटना कई सवाल छोड़ गई है कि क्या यह आत्महत्या या हत्या। वहीं पर इसका जवाब अब पुलिस जांच और फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सामने आ सकेगी। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को केंद्र सरकार ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। एक नहीं बल्कि दो जिम्मेदारी दी है। जी हां, किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को केंद्र सरकार की 2 महत्वपूर्ण संसदीय समितियों में नई जिम्मेदारी सौंपी गई है। भारत सरकार के संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार डॉक्टर मोहम्मद जावेद आजाद को विकास मंत्रालय पूर्वोत्तर क्षेत्र यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन डोनर की परामर्शदात्री समिति का सदस्य नामित किया गया है। इस नई नियुक्ति के बाद किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आजाद अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य नहीं रहेंगे, यानी कि उनकी पुरानी जिम्मेदारी समाप्त करके उन्हें नई और फिर महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इतना ही नहीं, सांसद डॉक्टर जावेद आजाद को बंदरगाह, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के
परामर्शदात्री समिति में अस्थायी विशेष आमंत्रित सदस्य भी बनाया गया है। ये पद इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस समिति में शामिल होकर के सांसद मंत्रालय की योजनाओं, नीतियों और फिर विकास कार्यों पर अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं। यह राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये नियुक्ति सीमांचल और किशनगंज क्षेत्र के लिए भी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, जब पूर्वोत्तर भारत से जुड़े विकास कार्यों, कनेक्टिविटी, सड़क व्यापार और बुनियादी ढांचे से संबंधित मुद्दों पर अब डॉक्टर मोहम्मद जावेद आज़ाद सीधे अपनी बात रख सकेंगे। साथ ही जलमार्ग और फिर बंदरगाह से जुड़े मामलों में भी उनकी भागीदारी रहेगी। हालांकि अधिसूचना में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि बंदरगाह, पोत, परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय की समिति की बैठकों में शामिल होने पर उन्हें किसी प्रकार का TADA यानी कि यात्रा और फिर दैनिक भत्ता नहीं मिलेगा। ये नियुक्ति विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में की गई है। किशनगंज और सीमांचल क्षेत्र के लोगों के बीच इस खबर को लेकर के सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का मानना है कि संसद में क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद को राष्ट्रीय स्तर की महत्वपूर्ण समितियों में जिम्मेदारी मिलने से क्षेत्र के विकास संबंधित मुद्दों को और मजबूती से उठाने का अवसर मिलेगा।